हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर दैट इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन एंड देयर एलिमिनेशन उसका टॉपिक है। दिस टॉपिक इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, तो हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है नेफ्रॉन का, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे सही से तभी हमें उसका फंक्शन भी समझ में आएगा। तो चलो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। हमारे पास कुछ इस तरह का नेफ्रॉन दिखता है। इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज, अगर हम बात करें कितने पार्ट होते हैं नेफ्रॉन्स के, तो नेफ्रॉन्स को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस एंड अगर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे दैट इज नोन एज रीनल ट्यूब्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ग्लोमेरुलस, ये एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, उससे ये हमारा ग्लोमेरुलस बनता है। ठीक है, आगे अगर हम पार्ट की बात करेंगे नेफ्रॉन की दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। तो ये जो भी येलो कलर का पार्ट इसमें दिख रहा है ये रीनल ट्यूब्यूल है। तो सबसे पहला पार्ट अगर नेफ्रॉन की हम बात करेंगे तो ये ग्लोमेरुलस है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो दिस कप शेप पार्ट दिस इज नोन एज बोमस कैप्सूल। यहाँ पर हमारे पास में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में आता है पीसीटी। ये हाईली कॉइल्ड पार्ट रहता है। यहाँ पर बेसिकली क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है सिलिएटेड, नॉट सिलिएटेड, इट्स माइक्रोविलाई। तो जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास में दैट इज पीसीटी। ये हमारे पास में क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है, बेसिकली लाइंड होता है इनसाइड, ऑन द इनसाइड, जो कि रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन हमारे पीसीटी वाले पार्ट से ही होता है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में सेकेंड पार्ट आता है दैट इज लूप ऑफ हेनले। ओके, तो दिस पार्ट which is okay which looks like a hairpin, this is loop of Henle। एंड अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगेन एक हाईली कॉइल्ड पार्ट आएगा दैट इज डीसीटी। डीसीटी और ये हमारे पास में जो स्ट्रेट ट्यूब दिख रही है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। ये पार्ट ऑफ नेफ्रॉन तो नहीं होता है, मतलब ये किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। इसमें बहुत सारे, एक कलेक्टिंग डक्ट से काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स जुड़े हुए हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में मिलाकर जो है यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो हमारे पास में दो टाइप के नेफ्रॉन्स हैं दैट इज, अगर फर्स्ट वन की बात करें तो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है एंड सेकेंड इज जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। अगर हम बात करें कि अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात करते हैं तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का जो लूप ऑफ हेनले है वो काफ़ी छोटा रहता है, मतलब काफ़ी रिड्यूस रहता है। और बेसिकली ये किडनी के, क्योंकि हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला, दो पार्ट में हमारा किडनी डिवाइडेड रहता है, किडनी का मैट्रिक्स। तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में मिलते हैं हमें। और अगर जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करें तो इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो काफ़ी ही मतलब डेवलप्ड होता है काफ़ी, एंड इट रन्स डीप इनटू द मेडुला। अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के कंपैरिजन में बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का जो लूप ऑफ हेनले है वो काफ़ी छोटा रहता है, और जो मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो काफ़ी लंबा होता है। और अगर हम बात करें कि काउंटर करेंट मैकेनिज्म, काउंटर करेंट मैकेनिज्म जो रन करता है हमारा वो करता है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में रन नहीं करता। ओके, तो अबंडेंस की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी में ज़्यादा अबंडेंट होते हैं 85%, और इसका वासा रेक्टा जो होता है वो काफ़ी रिड्यूस रहता है, रिड्यूस रहता है या फिर ऐसा बोल लो एब्सेंट ही होता है, रिड्यूस्ड और एब्सेंट। जबकि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करें तो ये बहुत ही कम होते हैं, ओनली 15%, but they play a major role in concentrating the urine. Okay, वासा रेक्टा इनका काफ़ी डेवलप्ड होता है, it is quite developed and runs deep into the medulla. Okay,
सो अब जो है वो हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो बेटा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में पहली बात तो काउंटर करंट क्या होता है। देखो काउंटर करंट अगर हम बात करें हमारी किडनी में 3 जगह एस्टेब्लिश होता है। एक तो ये देखो, ये जो हमारे पास में लूप ऑफ हेनले है, it has two parts. This is the descending limb of loop of Henle and this one is ascending limb of loop of Henle। ठीक है, तो इसमें जो फिल्ट्रेट का डायरेक्शन है, फिल्ट्रेट फ्लो करने का, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था हमारे पास में ग्लोमेरुलस में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फिल्ट्रेट है वो आ गया है पीसीटी में एंड देन इन द लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले अगर हम दो लिम्ब की बात करें तो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट का फ्लो का डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट, तो वो एक काउंटर करंट बनाता है, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, उसी को हम काउंटर करंट बोल रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो ये काउंटर करंट हो गया, दैट इज दो लिम्स के बीच में लूप ऑफ हेनले के। दूसरे काउंटर करंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा एस्टेब्लिश होता है वासा रेक्टा में। वासा रेक्टा की अगर बात करें तो वासा रेक्टा यहाँ पर ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो ये जो बना रखा है इन्होंने, ये वासा रेक्टा बना रखा है। वैसे तो ये यहाँ पर इस तरह से होता है, बट इसको थोड़ा सा साइड में करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो हम बात करें, अगर मैं इधर बना लेती हूँ वासा रेक्टा, ओके। तो हम बात करें तो ये हमारे पास में वसा रेक्टा। अगर हम देखो लूप ऑफ हेनले में हमारा ये वाला जो रहता है ये डिसेंडिंग लिम्ब होता है, और ये वाला जो होता है वो होता है असेंडिंग लिम्ब। जबकि वासा रेक्टा में ये ऑपोजिट होता है। ये अगर हमारे पास में वासा रेक्टा, ये जो मैंने ब्लू से बनाया हुआ है, तो वासा रेक्टा का जो ये वाला है, ये वाला लिम्ब, इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग और इसको असेंडिंग। ये लूप ऑफ हेनले से ऑपोजिट चलता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में अगर ये डिसेंडिंग था तो वासा रेक्टा का ये असेंडिंग है, जबकि लूप ऑफ हेनले में ये था असेंडिंग वाला पार्ट और वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग पार्ट होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा दूसरा काउंटर करंट हो गया। पहला हमारा लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स के बीच में था, दूसरा हमारा वासा रेक्टा के दो लिम्स के बीच में काउंटर करंट हो गया। तीसरा काउंटर करंट बनता है इन दोनों की प्रॉक्सिमिटी से, क्योंकि ये जो लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और वासा रेक्टा है, ये इनके काफ़ी काफ़ी प्रॉक्सिमल रहते हैं, ये आपस में बिल्कुल पास पास सिचुएटेड होते हैं, तो ये भी एक काउंटर करंट बनाते हैं। तो हमारे पास में 3 तरह के काउंटर करंट हो गए, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में बेसिकली होता क्या है कि हम कोशिश करती है हमारी बॉडी की एक कंसंट्रेटेड मतलब फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करके हम यूरिन बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अगर हम ब्लड की बात करें तो हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो रहती है वो रहती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और अगर हम बात करें कि हमारा फिल्ट्रेट कितना बनता है, 125 ml पर मिनट बनता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम पूरे डे की बात करें तो हमारा 180 लीटर पर डे अराउंड ये हमारा फिल्ट्रेट बनता है। लेकिन हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा बॉडी में तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैमल्स में और जो भी हायर एनिमल्स हैं हमारे पास में, उनमें ये मैकेनिज्म ऑपरेट करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि इंश्योर करता है कि हमारा जो यूरिन है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड रहे एज कम्पेयर टू ब्लड, ताकि हम, क्योंकि हम वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं ना, इसलिए तो हम जो हमारी जो यूरिन बनती है कंसनट्रेशन के बाद में, वो हमारे ब्लड से 4 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड रहती है, क्योंकि हमारा ब्लड का तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी है। जबकि अगर हम बात करेंगे यूरिन की, जो यूरिन बनती है वो उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो कि काफ़ी कंसनट्रेटेड, 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड देन द ब्लड, ओके। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से ये मैकेनिज्म जो है चलता है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें बेटा, तो ये हाईली परमिएबल रहती है, दिस इज हाईली परमिएबल टू वाटर, बट इम्परमिएबल होती है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकलकर ये बाहर मेडुला में जाता है वाटर, इस तरह से। लेट मी ड्रॉ। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से यहाँ से वाटर निकलता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है। तो यहाँ से जब हमारा फिल्ट्रेट जब नीचे की तरफ बढ़ता है, कॉर्टेक्स टू मेडुला जाता है, तो अगर हम यहाँ पर देख पाएँ तो ये 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर स्टार्टिंग में था, इसका ऑस्मोलैरिटी फिल्ट्रेट का।
जैसे जैसे ये डीप इनटू द मेडुला आगे बढ़ेगा फिल्ट्रेट, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, 300 से स्टार्ट होकर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर एट द टिप ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर इतनी ऑस्मोलैरिटी इसकी हो जाती है क्योंकि वाटर बहुत सारा बाहर आ गया है, मेडुला मेडुला में आ चुका है, तो फिल्ट्रेट अंदर काफ़ी जो है वो कंसनट्रेट हो चुका है। अब जैसे ही फिल्ट्रेट इधर डिसेंडिंग लिम्ब से होते हुए असेंडिंग लिम्ब में एंटर करेगा, तो डिसेंडिंग लिम्ब तो परमिएबल था वाटर के लिए, जबकि हम असेंडिंग लिम्ब की अगर बात करेंगे तो असेंडिंग लिम्ब इज मोर परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इम्परमिएबल टू वाटर। इसकी परमिएबिलिटी वाटर के लिए इम्परमिएबल होता, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि NaCl हो गया, इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक्टिवली क्या होता है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकलकर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाता है। तो इससे भी क्या होता है कि काफ़ी मतलब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट भी चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के आने से काफ़ी जो है ऑस्मोलैरिटी मेडुला की बढ़ जाती है। जबकि हम यूरिन की बात करें तो यूरिन हमारी कॉन्सेंट्रेट ही हो रही है। तो फिल्ट्रेट यहाँ से मूव करके इधर से होते हुए फिर फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है। फिल्ट्रेट यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है। देखो DCT में क्या होता है बेटा, DCT में होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि जब हार्मोन होगा तभी ये रीअब्जॉर्ब करेगा। अगर हम बात करें एंटी डायरेटिक हार्मोन की, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन की प्रेजेंस में ही जो DCT है वो वर्क करता है और वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। वाटर के अलावा ये सोडियम आयन को भी रीअब्जॉर्ब करता है। सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास में एल्डोस्टेरॉन। तो ADH एंड एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में ही यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन का और वाटर का। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होती है हमारे पास में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है ADH और एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में। तो हमारा फिल्ट्रेट जब यहाँ से बढ़ के DCT में आया, फिर DCT से आगे हमारा कलेक्टिंग डक्ट में जाता। कलेक्टिंग डक्ट में भी क्योंकि ADH की प्रेजेंस में ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगा यहाँ पर, तो यहाँ से बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो काफ़ी सारा वाटर यहाँ से भी रीअब्सॉर्ब होता है ताकि फिल्ट्रेट को और भी ज़्यादा कंसनट्रेट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ से वाटर भी बहुत सारा बाहर आता है मेडुला के अंदर। और बात करें यूरिया, यहाँ से यूरिया भी कुछ निकलती है। यूरिया निकल कर यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाती है, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम से यही यूरिया जो है वो एंटर करती है कहाँ पर, यहाँ पर थिन सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर एंटर करता है यूरिया। तो बेटा जो हमने यहाँ पर पहले बात करी थी कि NaCl यहाँ से निकला है जो एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, तो ये NaCl एक्सचेंज होता है कहाँ, किससे, ये NaCl एक्सचेंज होता है वासा रेक्टा से। ये NaCl यहाँ से लोड होगा वासा रेक्टा के अंदर, क्योंकि ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये ब्लड ब्लड में NaCl एंटर किया। अब ये NaCl जो है वो मूव करेगा डिसेंडिंग लिम्ब से एसेंडिंग लिम्ब में पहुंचेगा, और यहाँ पर NaCl को अनलोड कर दिया जाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पर मेडुला के अंदर NaCl बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है। और हमें पता है कि चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ चुकी है मेडुला की, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से यहाँ से वाटर बहुत सारा बाहर आएगा। तो इस तरह से यहाँ से हमारा बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब हो गया। और अगर हम बात करें कि हमारी जो यूरिया आई थी यहाँ पर मेडुला में, वो थिन सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आ गई थी। ठीक है, तो अब ये यूरिया वापस से, इसका ये वही साइकिल है कि ये यहाँ से आया, यहाँ से एंटर करेगा वापस से एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, एंड फिर से आगे वही होगा कि यूरिया बाहर निकलेगा यहाँ से और यही चलता रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या होता है कि मेडुला की जो ऑस्मोलैरिटी है वो काफ़ी हाई मेंटेन रहती है सारे टाइम पर। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर हमने ये जो पूरा प्रोसीजर देखा, इससे क्या होता है कि हमारे जो मेडुला में है वो हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। मेजर रोल यहाँ पर हमने देखा कि किसने प्ले किया, NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड और यूरिया ने। तो ये सोडियम क्लोराइड और यूरिया ही मेजर रोल प्ले करते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को ऑपरेट करने में। तो इस तरह से हमारी जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेट होती है।
जब यहाँ पर फिल्ट्रेट एंटर किया था हमारे ग्लोमेरुलस में तो उसकी जो ऑस्मोलैरिटी थी वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर थी, और हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर 300 थी, नीचे आते आते यहाँ तक 1200 हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखो इस पूरे पार्ट में तो जहाँ पर पीसीटी है, लिम्ब ऑफ ल्यूकोफेलिन है, डीसीटी है, यहाँ पर हम इसको यूरिन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्ट्रेट में बेसिकली क्या होता है, फिल्ट्रेट में होता है इसकी कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट प्लाज्मा जैसे ही होती है, बस मेजर जो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाती हैं, और ये नॉन सेलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है, मतलब कि ग्लूकोज और जो अमाइनो एसिड है वो सारी चीज़ें एंटर कर जाती हैं। बाकी ये क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, तो ये वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है पीसीटी में। 70 to 80% जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारा पीसीटी में चलता ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो फिल्ट्रेशन लाइक कंसंट्रेशन मैकेनिज्म है ये ऑपरेट करता है यहाँ पर। और जो हमारे यहाँ पर तो हम इसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, बट देन जब ये कलेक्टिंग डक्ट में एंटर कर जाएगा फिल्ट्रेट, तब हम इसको यूरिन बोलेंगे। ठीक है, और ये हाईली कंसनट्रेट हो चुका होगा यहाँ से यहाँ तक, पीसीटी से यहाँ कलेक्टिंग डक्ट तक आने पर जो फिल्ट्रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेट हो चुका होगा, 300 से 1200 तक। तो यहाँ पर हम देखें तो ये 4 टाइम्स कंसनट्रेट हो चुका है हमारा फिल्ट्रेट एज कम्पेयर टू ब्लड। ओके, तो ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम था जहाँ से हमने ये समझा, एंड दैट इज़ इट। यहाँ पर हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। अब आगे मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया तो सो दैट यहाँ से आप ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं। इस जस्ट अ रिकैप, तो हम देख लेते एक बार ये भी। तो हमने स्टार्ट किया था लूप ऑफ हेनले से। लूप ऑफ हेनले में हमने देखा था कि इसकी 2 लिम्ब थी, डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में हमने देखा था परमिएबल था वो वाटर के लिए, और इम्परमिएबल था इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जबकि हम असेंडिंग लूप में जब हम गए थे तो वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल था बट वो इम्परमिएबल था वाटर के लिए। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर कि वाटर लीव करता है डिसेंडिंग लिम्ब में, इंटरस्टिशियम में जाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। फिर अगर हम असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो वहाँ से NaCl पंप आउट किया जाता है, जो कि लोड हो जाता है किसमें, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा में। बासा रेक्टा फिर इसको छोड़ कर आती है कहाँ पर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा के थ्रू दोबारा से मेडुला में जाता है NaCl। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कंसंट्रेट करते हैं हम फिल्ट्रेट को, और ये दोनों चीज़ों की वजह से, क्योंकि वाटर भी लीक करता है वहाँ से और NaCl भी पंप आउट होता, तो इस वजह से क्या होती है, हाई ऑस्मोलैरिटी हो जाती है मेंटेन का मेडुला में, जिसकी वजह से मैक्सिमल वाटर रिअब्जॉर्प्शन हो पाता है। तो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले दोनों ही क्या करते हैं, ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर रिअब्जॉर्ब हो जाता है। ADH की प्रेजेंस में ही होता है बेसिकली, क्योंकि मैंने बताया था कि ये कंडीशनल रिअब्जॉर्प्शन है, तो हार्मोन के प्रेजेंस में ही होता है। कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है कुछ वाटर रिअब्जॉर्प्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ होता है। उसके अलावा DCT में भी कुछ होता है, और इस पूरे प्रोसीजर के थ्रू हमारे पास में यहाँ पर हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्म होती है, जो कि 4 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड देन द ब्लड है। और ये बेटा बेसिकली हम बात करें तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट करता है मैमल्स के अंदर, और जो भी हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर ये ऑपरेट करता है, क्योंकि ये बहुत ही एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो लोअर एनिमल्स में तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दैट इज इट। आई होप कि आप समझे होंगे इस चीज़ को, पूरे ही टॉपिक को। सो दैट इज ऑल। ओके, थैंक यू।